हाल ही में हमने अपने न्यूज चैनल पर भिवंडी तालुका के मणिबली गांव के निवासी रमेश रामचंद्र पाटिल की चौंकाने वाली खबर लगाई थी, जिसमें बताया गया था कि संपत्ति हड़पने की मंशा से अशरफ व उसके साथियों द्वारा रमेश का अपहरण कर उसे जबरन 2 साल और 2 महीने तक शुभ प्रभात फाउंडेशन नामक नशा मुक्ति केंद्र में रखा गया। और जब रमेश पाटिल उस नशा मुक्ति केंद्र में थे, उसी दौरान अशरफ द्वारा रमेश पाटिल की प्रॉपर्टी हड़प ली गई थी। और इस सब मामले में अशरफ के साथ साथ शुभ प्रभात फाउंडेशन की भी मिली भगत का अनुमान लगाया जा रहा था। हालांकि इस सब मामले की संपूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच करने तथा दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर समाज सेविका प्रणाली कासले द्वारा मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय से लेकर मांडवी पुलिस स्टेशन को एक पत्र भी दिया गया, जिसके तहत फिलहाल मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। सर, रमेश पाटिल नामक एक शख्स ने दावा किया है कि अशरफ नामक शख्स के द्वारा उसकी प्रॉपर्टी हड़पने की मंशा के तहत लोगों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर नशा मुक्ति केंद्र में उसे भर्ती कराया गया था, जहां पर लगभग 2 सालों तक वह वहां पे रहा और उसके साथ अमानवीय बर्ताव होता रहा। 2 दिन पहले मांडवी पुलिस स्टेशन में 2-3 दिन पहले ऐसा रमेश पाटिल नामक व्यक्ति ने एप्लीकेशन दिया है, और उस एप्लीकेशन में जो भी आपने बताया वो सब डिटेल उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा है। उनकी कोई प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी एक्चुअली गणेशपुरी एरिया में है, गणेशपुरी पुलिस स्टेशन में एरिया आता है वो, और हमारे एरिया में खाली वो नशा मुक्ति केंद्र आता है। नशा मुक्ति केंद्र के बारे में उनकी जो भी कंप्लेंट है वो सब कंप्लेंट वेरीफाई किए जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर उसमें से कुछ जिनका कंप्लेंट में जो उन्होंने बताया वो चीज़ अगर सच हो जाती है, क्योंकि उसको 2-2.5 साल के ऊपर वो कालावधि हुआ है, इसके लिए उसकी पूरी इंक्वायरी करना जरूरी है। इंक्वायरी के बाद अगर उसमें कोई दखल पात्र अपराध निष्पन्न होता है तो वो हम लोग दाखिल करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर नशा मुक्ति केंद्र में ऐसा कुछ हो रहा है तो उस हिसाब से भी हम लोग जिला आरोग्य अधिकारी उनको लेटर दे देंगे और उनके हिसाब से उनके नशा मुक्ति केंद्र की पुनः तपासनी हो जाएगी और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं रमेश पाटिल की बहन ने भी इस सब मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। तिकडे नशामुक्ती सेंटर मध्ये कसं काय गेला? संध्याकाळी आणलं त्याला माझ्याकडे, आला पाया पडला तर ताई मी गोव्याला चाललो, तर हे बोलले गोव्याला चाललाय, ठीक आहे मग काजू बदाम पण येताना घेऊन ये ना, आवडतात म्हणून घेऊन आले सहज. तर पाया पडला, सगळा हे केला आणि आम्ही जातो तिकडे हॉटेल वगैरे हे करतो. म्हणलं ठीक आहे जा बाबा चांगला राहा ना. त्याच्यानंतर अशरफ काय बोलला का ताई बघ मी हे करतो, तर ताई हे करतो म्हणजे काय, तर मी बोलले बघ कुठलं ना कुठलं व्यवहार करू नकोस जे पण असेल ते. तर बोलतो त्याला जागा देऊ की काय करू असं बोललेला. आणि फ्लॅट पण अशरफने जरी त्याची जागा जर आम्ही घेतली तर त्याला जागा आणि त्याचा फ्लॅट त्याला देणार आम्ही. मग ते मी बोलली नाही तर मग ते पैसे देऊन टाक माझ्याकडं. त्याचा बोलतो त्याचा व्यवहार कोणाकडे देणार नाही मी, तो येणार तेव्हाच मी त्याचा रुपया पण खाणार नाही. मग रुपया पण खाणार नाही तर मग त्याला जागा नाही फ्लॅट नाही, मग राहणार कुठे? बरोबर. पण ती तुम्हाला कधी कळलं की हा गोव्याला न जाता रमेश या नशामुक्ती ओट पौर्णिमेच्या दिवशी, तो मला दिवस आठवत नाही, शुक्रवार का काहीतरी होता, तेव्हा मला माहिती पडलं. नाही वर्षाच्या नंतरच 1-1.5 वर्षाच्या नंतरच. तुम्ही कसं काय सोडवलं म्हणजे मी बोलली का जाय, ते लोक मला फोन करायला लागले. तुम्ही विचारलं ना की याला कसं काय कोणी आणलं वगैरे काय? नाही, तो बोलतो अशरफ नी सांगितलंय, अशरफ सांगणार तेव्हाच हे करणार. अशरफ म्हणजे नशा मुक्तीवाले काय सांगायचे अशरफ. तर मी बोलली मग आता तुम्ही बोलता तुम्ही घेऊन जा, मग आता अशरफला माहीत होणार नाही का? तरी मी फोन केले अशरफला, का रे बाबा पैसे का नाही भरत, त्याचे खाले पिण्याची काय व्यवस्था आहे ते दाखवत पण नाही समोरासमोर. तो तुला काय पडलंय मी घेऊन येतो. तर यो सौदीला गेलेला, सौदीतून आला, डबल बहीण आई आजारी आहे. मी म्हटलं मग असे व्यवहार होतात का? जरी तू काय केलं असशील किंवा नाही केलं असशील, आम्हाला पेपर पण दिले नाही जागेचे अजून, तर मग आम्हाला समजणार कसं आहे? आता 7-12 काय बहिणींकडे माहित नसतात, सगळ्या बहिणी या व्यवहारात पडत नाही. एखाद्या बहिणी असतात का चॅप्टर का जमीन विकून जागेचे व्यवहार करतात. त्याला जेव्हा नेलं नशामुक्ती केंद्रात तर हे तुमच्यापैकी कुणालाच सांगितलं नाही? नाही गोव्याला चाललाय एवढंच बोलला तो. गोव्याला त्याला एअरपोर्टचा तो हसत म्हणलं ठीक आहे चांगली गोष्ट आहे ना. आईला पण नाही सांगितलं? आईचे पण पाया पडला तो, माझे पण पाया पडला.
ते नाही, करून तुला- द्यायला. तुला- नाही लेका माहीत मला नाही काही. काहीच नाही माहिती, तुम्हाला नंतर कळलं. हं. आता साथ ही इस मामले में तमाम अव्यवस्थाओं की शिकायत मिलने पर अंततः पालघर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक टीम के साथ हमारी टीम भी तिल्हेर स्थित शुभ प्रभात फाउंडेशन द्वारा चलाए जाने वाले नशा मुक्ति केंद्र भी गए थे, जहां पर हमें मरीजों से मिलने नहीं दिया गया और न ही वहां का पूर्णतः जायजा लेने दिया। वहीं वह अधिकारी जो तमाम अव्यवस्थाओं की जांच के लिए गए थे, उनकी भूमिका भी कुछ संदिग्ध नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि शुभ प्रभात फाउंडेशन वालों के साथ साथ ये जिम्मेदार सरकारी अधिकारी भी हम सबसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। रिहॅबिलिटेशन सेंटरवर एक असे आरोप करण्यात आले की ते जबरदस्तीने लोकांना डांबून ठेवण्यात येतं आणि बऱ्याच लोकांचे प्रॉपर्टी संदर्भातले जे हे असतात त्याच्यासाठी त्यांचे कुटुंबीय किंवा हे चुकीची माहिती देऊन इथे दाखल केलं जातं, त्याबद्दल काय सांगाल? सर बघा, असं का, मी शुभप्रभातची ऑनर आहे, ठीक आहे. फाउंडेशन माझे मिस्टर आणि मी दोघं चालतो. आम्हाला जवळजवळ 15-20 वर्ष झाली आहे ह्या फील्डमध्ये, ठीक आहे. 20 वर्ष झाली आहे. असं काही नाही आहे. पेशंटची फॅमिली कॉन्टॅक्ट करते महिनाभर, 1 महिना किंवा 2 महिना किंवा 6 महिने. त्याच्यानंतर पूर्ण तात्काळ वेबसाईट वगैरे आमचं आहे, ते चेक करतात. फॅमिलीचे मेंबर्स इथे येऊन देतात, साईन करून जातात. त्याच्यानंतर त्यांचा पिकअप होतो आणि प्रॉपर्टी इश्यू वगैरे काही असेल तर आम्ही त्यांच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होत नाही. केस रमेश पाटीलचा झाला, याच्यामध्ये आम्ही किती फॅमिलीला कॉन्टॅक्ट केला, तुम्ही या, तुम्ही घेऊन जावा तुमच्या पेशंटला, जे काही एक चान्स द्या. पण फॅमिलीला आम्हाला तुमच्यावरती विश्वास आहे, आम्ही येऊ, त्याच्यावर भेटू, बोलू, त्याच्यानंतर आम्ही डिसिजन घेऊ. त्याच्या बहिणीने जो आरोप केला की तिला कधी सांगितलं नाही, पण तुझा दुसरा भाऊ नाही, इव्हन त्याची आई होती तेव्हा फोन करायची. आई पण, म्हणजे आम्ही आईची पण प्रतिक्रिया घेतली, हा. सख्या बहिणीची पण. हा. तर त्यांनी सांगितलं की आम्हाला माहिती आहे, तो गोव्याला जात असताना त्याला नाही सर, उचलून आणलं. नाही सर, असं नाही. कुटुंबातला कुठलाही पेशंट, कुठलाही असून दे, लहान मोठा म्हातारा, जो ज्याच्याबरोबर एक फॅमिली मेंबर असेल त्याच्या हा करूनच आम्ही उचलून आणतो. इव्हन फ्रेंड्सवर पण आम्ही विश्वास नाही करू शकत, कारण त्याचं गायडन्स मध्ये त्याच लागणार. वहीं रमेश पाटिल अपहरण मामले में मांडवी पुलिस द्वारा इस मामले से जुड़े सभी लोगों का बयान लिया जा रहा है, जिसमें कुछ समय पहले रमेश पाटिल की मां को उनके तथाकथित जीजा दिलीप पाटिल व अशरफ द्वारा जबरन उनके घर से उठाकर गाड़ी में बैठाकर उनकी मर्जी के बिना मांडवी पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज करवाए जाने की बात भी सामने आई थी। कुछ समय पूर्व हमने एक खबर आपके समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसमें हमने ये बताया था कि रमेश पाटिल नामक एक शख्स ने आरोप लगाया है कि अशरफ नामक एक शख्स के द्वारा उसकी प्रॉपर्टी हथियाने की मंशा से उसे किडनैप किया गया और जबरन उसे नशा मुक्ति केंद्र में 2 साल 2 महीने रहने के लिए मजबूर किया गया। वह यह मामला मांडवी पुलिस स्टेशन के संज्ञान में आया। तमाम लोग जो इस मामले से जुड़े हुए थे उन सबके यहाँ पे स्टेटमेंट लिए गए। वही रमेश पाटिल हमारे समक्ष मौजूद है। रमेश जी, क्या इस मामले में आपका पुलिस ने स्टेटमेंट लिया है? हाँ, मेरा तो कम से कम आधा 1 घंटा हुआ। पुलिस स्टेशन में मेरे को सहकार्य करने की कोशिश कर रहे और मेरा पूरा स्टेटमेंट उन्होंने लिख के लिया। अच्छे तरीके से मेरे को हर एक चीज बराबर से पूछा और उस टाइम पे 26 महीना में था तब ये गजानन भोईर जो चामले गांव के, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है और उस टाइम पे मेरा जीजू, मेरी बहन, उस टाइम पे मेरे साथ कोई नहीं था। तब मैं बहुत परेशान था बीमारी से, मतलब आजारी था। तो उस टाइम पे इसने मेरे को संस्कृति हॉस्पिटल में कम से कम 5 दिन हॉस्पिटल का रोज का कम से कम 5 से 7 हजार रुपये बिल था, वो गजानन भोईर ने उठाया था। तो इसकी वाइफ बोले तो मेरी बहन जैसी हो, मतलब भाभी है मेरी बहुत अच्छी। तो उन लोगों ने मेरे लिए बहुत सारा खर्चा किया। ये अकेला दौड़ रहा था, तब मेरा जीजू नहीं आया, कोई नहीं आया। तब गजा ने मेरे लिए इतना सारा खर्चा किया। तो मैं बोला एक काम कर, ये 7 गुंठे जगह मैं तेरे नाम पे करके रखता हूँ। तो ये गजानन भोईर ने मेरे नाम पे करके रखा था। तो वो जगह गजानन के नाम पे होने के कारण मेरे को उसको पैसा देने का था। उसने मेरे को पैसा दिया था, कम से कम 4 लाख के ऊपर दिया था। तो वही मेरे बैग में 3.5 लाख रुपए कैश थी। तो वही अशरफ के कहने से मैंने वो, और मेरे गांव का जो राजेश आनंद ठाकरे, नरेश मिठाराम पाटिल और एक दुगाड़ फटे का जो बंधु है रिक्शा वाला, इनके भरोसे पे इसको अशरफ को पावर दिया। तो मुझे गोवा जाने का था। तब उस टाइम पे इन लोग ने बोला हम तुझे छोड़ते हैं और वैसे से तुझे कैश कुछ देते हैं। और उन्होंने कम से 30 लाख के ऊपर मेरे को चेक पेमेंट दिया था और मेरे को 60 करार किया था, क्या तेरे को एक 2 BHK फ्लैट देता हो। वो सब मेरे बैग में थे।
बैग में थे, तो वो बैग मेरे साथ ही थी। तो उस टाइम पे उसने पारोल फाटो पे गाड़ी उतारा, बोलते एक पार्टी आ रही है, तो मेरे को चाय पीने उतारा। तो चाय पीने उतारने के बाद शुभप्रभात फाउंडेशन की 2-3 मिनट के अंदर गाड़ी राजेश अनंत ठाकरे और मैं सामने था, नरेश मिताराम पाटिल और ये सब एजेंट साइड में थे, और वो लोग मेरे को पीछे से पकड़ के गाड़ी में बैठ के डाल दिया और मेरा जूता पकड़ा सब। मैं तो उनको चिल्ला चिल्ला के कह रहा था का गाड़ी में जो पैसा दिया है गजानन भोईर ने मेरे को 3.5 लाख वो बैग में है, और गजा ने मेरा हॉस्पिटल का खर्चा किया था। उस टाइम पे मेरी सब रिश्तेदार साइड में थे। उस टाइम पे ये इंसान उसकी ससुर उसका बीमार था, वो सब छोड़ के मेरे पीछे हॉस्पिटल में था, इसलिए मैं इसके नाम पे कर दिया था। इसने मेरे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसको उन्होंने ना खबर दी, उससे झगड़ा किया, इसके वाइफ से झगड़ा किया, उसको बल जबरी से इससे नाम पे करके लिए, वो भी 7 गुंठे ऐसा इसने काम कर दिया। और इसमें जो 3.5 लाख था वो भी लेके भाग गए। फाउंडेशन वाले मेरे को लेके गए, उनके गाड़ी में मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स पेपर लेके यह अशरफ फरार हो गया। और आज के पीरियड में 26 महीने के बाद आने के बाद उसने बताया ठीक है तेरे जो बैग में था कैश, उसके बदले मेरे को उसने 4 लाख का चेक दिया, 2 बार बाउंस हुआ। बहन ने महिला मंडल से 40,000 रुपये लिया था, उसका उसने वो 1 लाख रुपए दिया। तो इसलिए अभी मैं मांडवी पुलिस में वही बोल रहा हूँ कि शुभप्रभात फाउंडेशन ने मेरे को कौन से बेस पे, कौन से ब्लड रिलेशन के बेस पे, मेरी बहन आई उसने भी स्टेटमेंट दी, मेरी माँ को मालूम नहीं कुछ नहीं, उसने कैसा वैसा करके छुड़ाया। अगर मेरी बहन अभी नहीं छुड़ाती थी तो मैं कौन से बेस पे अभी तक मैं छुटता था, मैं अभी तक उधर ही सड़ता था, एक तो बाई चांस डेड होता था। आज के पीरियड में मेरा 44 वजन है, वो इधर उधर एडमिट होने से पहले 55 के ऊपर मेरा वजन था। तो अभी कैसा वैसा करके बहन के पास हूँ, और मेरे को मेरी जमीन और मेरा इतना साल का नुकसान हुआ, वो शुभप्रभात फाउंडेशन और अशरफ ये जमीन मेरे को रजिस्टर कैंसिल करना है। और कौन से बेस पे इसने घरकुल मेरा नाम पे करके लिया। 3 लाख रुपए गवर्नमेंट ने मेरे को वीर हुए को दिया था। तो 435 फुट की मेरी बोरवेल है, 3,000 लीटर की टंकी है, वाल कंपाउंड में चिकू पेरू आंबा वाल कंपाउंड सब कुछ किया है। तो इसका सबका हिसाब कैसा किया है उसने, जमीन के पेपर एकदम मास्टरमाइंड से बना के 26 महीने के पहले मेरे को उधर रख के उसने दूसरे को परसों बेचा। तो इतना दिन क्या सोया था गए मेरे अकाउंट में, उस टाइम पे क्यों नहीं पैसा डाला बैंक में, और अभी बता रहे 4 लाख का चेक दिया। वो तो मेरे बैग में गजानन भोईर ने दिया था, वही तो पैसा दिया मेरे को। वही गजानन को उन्होंने झगड़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन खानदानी घर के लोग होने के कारण ये बोले जमीन को इसकी बहन कैसे है और ये इसका जीजा कैसा है, और ये लोग साले पैसे के लिए तड़स रहे। इन्होंने वो रजिस्टर मार दिया और इनका जो खर्चा हुआ था मेरे पीछे वही पैसा लिया इन लोग ने, और वो जगह उसने भी हड़प ले ली। तो गजानन जी जितना कुछ यहाँ पे जानकारी दी जा रही है क्या सही है? हाँ सही है। रमेश को मैं बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। उसके जीजू अपना ये क्या उनका नाम दिलीप पाटिल, मैं दिलीप पाटिल से भी बोला क्या रमेश को मेरा कांटेक्ट नंबर दो उनका, मेरे को मिलने का है किसी भी हालत में, लेकिन उसने कुछ नहीं ऐसा किया, नंबर नहीं है। अशरफ तो बोला अभी रमेश आने वाला नहीं, वो भूल जाओ आप। ये बात किसने बोला कि अब रमेश आने वाला नहीं? ये अशरफ। कब बोला था आपको? उसका वो 7 गुंठा जमीन दिया था ना रमेश ने मेरे नाम पे करके, तब बोला था अभी ये जमीन उसने खाली कब्जा करके लिया जमीन को पूरा, ये कंपाउंड करके लिया। मैं तो टेंशन में आया, रमेश को तो पैसा दिया है, अभी जमीन भी नहीं मिलेगा, रमेश भी नहीं आएगा तो क्या करेगा अभी, ऐसा टेंशन में आ गया मैं। उस टाइम बोला ये अभी मिल रहा है वो लेके ले और चुपचाप के साइन करके दो, ये जमीन तो तेरे को मिलने वाला नहीं है। मैं बोला झगड़ा या अपने बस का बात नहीं है। उस टाइम वो साटेकर या अपना रजिस्टर मार के दिया उनको ऐसा। इस मामले में जो भी जानकारी है क्या वो सभी जानकारी आपने पुलिस को दी है? हाँ इधर अभी रमेश का ये लिया ना, हाँ स्टेटमेंट लिया। आपका भी स्टेटमेंट लिया है? नहीं मेरा स्टेटमेंट नहीं, रमेश बोला है वो टाइम अपना नाम डाला है उधर ऐसा। हाँ क्या गजानन से पैसा लिया था 3.5 लाख रुपया, वो बैग में था, वो इसको उठा के लेके गया, वो तब बैग भी उठा के लेके गया वो लोग। अच्छा अशरफ को आप कब से जानते हो? अशरफ तो ये इनका व्यवहार आया ना बीच में तब से जानने लगा मैं, मेरा उनका जानकारी कुछ नहीं था अशरफ का ऐसा। आपने देखा कि पुलिस स्टेशन भी गया था अपना पालकना पुलिस स्टेशन, साहब को भी बोला, साहब बोला कि इधर नहीं ये जमीन का मैटर नहीं इधर चलता, वो अपना कोर्ट में जाओ ऐसा। तो कोर्ट में जाने का मैं सोचा 7 घंटे के लिए ऐसा मगजमारी है। लगभग 10 दिनों से मामला सुर्खियों में आया हुआ है। वहीं अब देखना यह होगा कि मांडवी पुलिस ने जिस तरह से दोनों ही पक्षों के तमाम लोग
उन सबके स्टेटमेंट दर्ज कर लिए हैं। ये देखना यह होगा क्या पीड़ित रमेश पाटिल को न्याय मिल पाएगा या यह औपचारिकताओं में मामला फिर से कहीं न कहीं फंस जाए। विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।